अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना अली ज़ुहैब। नाज़रीन, कश्मीर समेत आज पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरियों के लिए इंतहाई दुख का आलम है, क्योंकि भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत ने अज़ीम कश्मीरी रहनुमा, हुर्रियत रहनुमा, कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली एक उम्मीद जनाब यासिन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। यासिन मलिक साहब वो शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये जो फैसला मेरे पास है, उस फैसले के मुताबिक NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यासिन मलिक साहब के ताल्लुकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा, उसके बाद सैयद सलाहुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद सईद और जैश ए मोहम्मद जैसी तंजीमों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। इस फैसले के मुताबिक वो उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यासिन मलिक साहब इन तमाम तंजीमों से फंडिंग लेते हैं और वो फंडिंग मकबूजा कश्मीर में उन लीडर्स और उन लोगों पर खर्च करते हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। 1989 में यासिन मलिक साहब ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ज्वाइन किया। वो इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया कि जब 1984 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF के जो बानी थे मकबूल भट्ट साहब, उनको तिहाड़ जेल में जब फांसी की सज़ा दी गई, तो उस फांसी की सज़ा के बाद जो लोग हैं उनमें कश्मीर की आज़ादी के लिए मज़ीद जज्बा पैदा हो गया। उस जज्बे को देखते हुए उन्होंने फौरी से 1989 के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ज्वाइन किया और उसके बाद 89 के बाद भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर को अलहदा करने के लिए एक मसल्लह जद्दोजहद शुरू हो गई। 1993 के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिद और उसके बाद जो तीसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद, इनकी एक ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई गई। भारतीय हुकूमत ने बरतानिया और अमेरिका को जामन बनाया और जामन बनाने के बाद उन्होंने कश्मीरी रहनुमाओं के साथ एक मुआहदा तय किया। वो मुआहदा ये था कि भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर की आज़ादी के लिए जो मुसल्लह जद्दोजहद है, इसको आप सियासी जद्दोजहद में तब्दील करें। वो मुआहदे की कापी मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। उस मुआहदे के तहत सियासी जद्दोजहद के दौरान भारत या भारतीय खुफिया एजेंसीज़ या उनके सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी कश्मीरी लीडर को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। 2008 में यासिन मलिक, जनाब सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाज उमर फ़ारूक ने, इन तीनों ने मिलकर एक जॉइंट रेजिस्टेंट लीडरशिप के नाम पे एक ग्रुप बनाया, जिसका मकसद ये था कि हम तीनों लोग अपने अपने ग्रुप्स को एक जगह पे इकट्ठे करें और हम जॉइंटली मिलकर कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को आगे लेकर चलें। अप्रैल 2017 में इंडियन होम मिनिस्ट्री नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को हुक्म देती है कि वो इस मामले की छानबीन करें और छानबीन करने के बाद इसकी रिपोर्ट दर्ज करें। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो भी इसमें कसूरवार हो उसके खिलाफ केस दर्ज करें और उसको गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर उसका ट्रायल किया जाए। 26 फरवरी 2019 को NIA जब अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो वो यासिन मलिक साहब के घर पर छापा मारती हैं। वो वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उसको रिकवर करती हैं और रिकवर करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट में ये शामिल करते हैं कि हमारी तफ्तीश के दौरान ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लेटर हेड है बेसिकली हिजबुल मुजाहिदीन का। हिजबुल मुजाहिदीन का लेटर हेड हिजबुल मुजाहिदीन का है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो जॉइंट स्टेटमेंट है हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा की तरफ से। वो स्टेटमेंट ये है कि वैली के अंदर उस वक़्त होने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट, उसको कश्मीरी रहनुमा या कश्मीरी यूथ जो है वो किसी तरह से भी उस पर कान ना धरें, उसको प्रेज़ नहीं करें, उसको हाईलाइट नहीं करें, बल्कि इसकी बजाय अपनी जो आज़ादी की तहरीक है उसकी तरफ ध्यान दें। 2019 में यासिन मलिक को जम्मू कश्मीर से गिरफ़्तार करके तिहाड़ जेल में मुंतकिल किया जाता है। 2022 में उनकी जब पहली पेशी होती है तो जज उनसे ये पूछते हैं कि आपका लीगल काउंसिल कौन है, आपकी तरफ से केस कौन लड़ेगा, जिसके जवाब में यासिन मलिक साहब ये कहते हैं कि मेरा कोई लीगल काउंसिल नहीं है, लिहाजा मैं अपना केस बजाते खुद फाइट करूंगा, खुद लड़ूंगा। जज ने यासिन मलिक साहब से ये सवाल किया, आपके फेसबुक चैट और ईमेल्स के ज़रिए आपने पूरी दुनिया के अंदर फंड रेजिंग का एक नेटवर्क बिछा रखा है और उस नेटवर्क पे आप फ्रीडम स्ट्रगल के नाम पर फंडिंग लेते हैं। फंडिंग आप बजरिया हवाला लेते हैं और उस हवाला से रिसीव हुई रकम से आप जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी
पैलेटिंग स्टोन प्रोटेस्ट और ये जो अनरेस्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर वो आप करवाते हैं, उसकी फंडिंग आप करते हैं। जो हमारे UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के तहत ये एक इलीगल और टेररिस्ट एक्टिविटी में शुमार होती है। उसके बाद आप चूँकि पुलवामा में अटैक हुआ, 40 इंडियन फ़ौजी हलाक हुए, जिसका इल्ज़ाम यासीन मलिक पर डाला गया। जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूलों को जलाए जाने के जो वाक़यात हैं उन सब को इनके केस के साथ मंसूब किया गया। मंसूब करने के बाद तकरीबन 9 से 10 जो एलिगेशंस थे उन पर 9 से 10 आर्टिकल्स यासीन मलिक के ऊपर लगाए गए। दूसरी पेशी के दौरान जब यासीन मलिक से ये पूछा गया कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात पर आप पर ये इल्ज़ाम से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो लगते हैं, तो आप इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। जिस पर इस जजमेंट के मुताबिक जो मेरे हाथ में है, इस जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि यासीन मलिक साहब ने कोर्ट को ये कहा कि मैं ट्राई फेस नहीं करना चाहता, लिहाजा कोर्ट जो फैसला करे, मेरे पर जो एलिगेशन लगाना चाहे लगा सकती है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। कोर्ट ने फिर उनसे पूछा कि आप पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं आप उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं। इस फैसले के मुताबिक यासीन मलिक साहब ने ना तो ये कहा कि मैं ये एलिगेशंस मानता हूँ और ना ही उन एलिगेशंस की तरदीद की। जब उनको वापस जेल मुंतकिल किया गया कोर्ट से, तो कोर्ट ने एक एमिकस क्यूरी एक लीगल टर्म है जिसके मुताबिक जब किसी का लीगल काउंसल या कोई वकील मुकर्रर नहीं होता है तो अदालत अपने तई एक वकील हायर करती हैं, प्राइवेट हायर करती हैं और उनको उस केस को पैरवी करने के लिए और उनकी जगह पे लड़ने के लिए कहा जाता है। एडवोकेट प्रताप सिंह 10 मई 2022 को तिहाड़ जेल के अंदर लीगल मीटिंग करते हैं यासीन मलिक साहब के साथ। यासीन मलिक के साथ लीगल मीटिंग में एडवोकेट प्रताप सिंह उनको ये बताता है कि आप पर जो एलिगेशंस हैं आप उनकी तरदीद नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा अगर आप तरदीद नहीं कर रहे हैं, आप उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी पनिशमेंट मैक्सिमम होगी। बेहतर ये है कि आप उसकी तरदीद करें ताकि केस जो है वो आगे बढ़ सके। 19/5/2022 को जब यासीन मलिक साहब को चार्जशीट फ्रेम करने के लिए दोबारा कोर्ट में बुलाया जाता है, जिस दिन फैसला हुआ, तो कोर्ट उनसे ये पूछती है कि आप पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं आप उनको मानते हैं। यासीन मलिक साहब ने ये एक्सेप्ट किया कोर्ट में जज के सामने कि जी आपने जो भी एलिगेशन उस पर लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अदालत ने फिर उनसे पूछा कि आप अपने होशो हवास में ये बयान दे रहे हैं कि आप पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात सच हैं, आप अगर इस पर दोबारा सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं। जिस पर यासीन मलिक साहब ने कोर्ट को ये कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात ठीक हैं, मैं इनको एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे पास 2 दफ़ा आपका एमिकस क्यूरी यानी कि आपका जो लॉयर है हायर किया हुआ, वो 2 दफ़ा मेरे पास जेल में आया। उसने मुझे कंप्लीट इसके प्रोज़ एंड कॉन्स बताए। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ क्या मामलात होंगे, क्या नहीं होंगे, तो ये सब कुछ मेरे इल्म में है, मैं जानता हूँ। लिहाजा कोर्ट जो भी फ़ैसला करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फैसले के मुताबिक जज ने तीसरी दफ़ा जब उनसे पूछा कि हम आपसे आखिरी दफ़ा ये सवाल कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आप पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट सज़ाए मौत भी हो सकती है, आप ये बताएं कि आप पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं आप उसको मानते हैं। तो यासीन मलिक साहब ने वहाँ पे ये कहा कोर्ट के अंदर कि हाँ जी, हम ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मैं वो मानता हूँ। उनके इस बयान के बाद कोर्ट ने ये कहा कि हम आप पर जो आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात के मुताबिक जो आप पर आर्टिकल्स बनते हैं वो ये हैं। 120B IPC 120B का मतलब है कि रियासत से बगावत। 121 IPC 121A IPC 13, 15, 17, 18, 20, 38 एंड 39 UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये जितने आर्टिकल्स यासीन मलिक साहब पर लगाए गए ये तमाम के तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टेररिस्ट फंडिंग, अनलॉफुल यानी कि वो एक्टिविटी कि जो कानून के दायरा कार से बाहर है वो इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी उनकी जो चार्ज हैं उन पर वो रियासत से बगावत का लगाया गया कि आप कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी लोगों को भारत के ख़िलाफ़ उकसाते हैं, आप उनको भारत के ख़िलाफ़ एक्टिविटी करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव करने के लिए आप उनको उकसाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं।
फंडिंग का सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तानी ISI पर लगाया, और उसके बाद जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो हाफ़िज़ सईद पर लगाया। हाफ़िज़ सईद पर इल्ज़ाम उन्होंने इस वजह से लगाया कि उन्होंने रजत शर्मा का जो प्रोग्राम है आपकी अदालत, उसका रेफरेंस देते हुए कहा कि आपकी अदालत में जब यासीन मलिक साहब को एज अ गेस्ट बुलाया गया था तो वहाँ पे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि मैं हाफ़िज़ सईद साहब के जो मरी वाला लश्कर तैयबा का कैंप है, मुझे वहाँ पे मदऊ किया गया था। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था तो मुझे हाफ़िज़ सईद साहब ने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया था, जिसको रेफरेंस बनाया NIA ने, और उसको अटैच किया इस चक्कर के साथ कि लश्कर तैयबा चूँकि भारत में बैंड है तो इनके उनके साथ ताल्लुकात हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ बड़ी मज़ेदार है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो फ़ैसला किया गया है, जो जो इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, वो यासीन मलिक साहब के कन्फेशनल स्टेटमेंट पर सुनाई गई है। कन्फेशनल स्टेटमेंट पर दी गई सज़ा उस वक़्त तक कायम रहती है जब तक एक्यूज़्ड यानी कि जो मुलज़म है जिसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है, वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर नहीं जाता। इस पूरे केस, ये पूरे का पूरा केस जो इस वक्त ये बिल्डिंग खड़ी है, ये जो सज़ाए उम्र कैद इस वक्त खड़ी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यासीन मलिक साहब के जो बयान के ऊपर खड़ी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज़ का किस तरह से अंदाज़ा लगाया जाए कि यासीन मलिक साहब का जो बयान इस जजमेंट के अंदर है, वो असल है या नकल है, वो फेक है, फैब्रिकेटेड है। क्या यासीन मलिक साहब ने वो बयान दिया है? अगर दिया है तो क्या उनका कोई वीडियो रिकॉर्ड या वीडियो पर उनकी स्टेटमेंट मौजूद है? हमें जहाँ तक लगता है, जो इस पूरी जजमेंट को पढ़ने के बाद महसूस होता है, वो ये होता है कि NIA ज़ाहरी तौर पर तो इस पूरे केस के अंदर कोई सॉलिड एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। उनके पास कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि यासीन मलिक साहब के जो मरासम हैं वो कायम हैं। उन्होंने रेफरेंस दिया डॉक्यूमेंट्स का, उन्होंने रेफरेंस दिया हिज़्बुल मुजाहिदीन के लेटर हेड का, उन्होंने रेफरेंस ऐड किया उसमें उनके ईमेल्स का, उन्होंने रेफरेंस ऐड किया उनके फेसबुक चैट का। ईमेल में उन्होंने ये कहा कि उनको कॉपी रिसीव हुई। कॉपी का मतलब ये है ईमेल में कि सीसी की हम एक टर्म यूज़ करते हैं, जो लोग जीमेल या कोई भी अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता होगा कि ईमेल के ऊपर सीसी का मतलब ये होता है कि दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो किसी तीसरे को उसका हिस्सा बनाने के लिए या उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल की जो कन्वर्सेशन जिसका NIA ने रेफरेंस दिया, उसमें यासीन मलिक साहब के को सीसी की जो टर्म है उसमें यूज़ किया गया था, उसमें रखा गया था। अगर यासीन मलिक साहब अपने बयान से मुकरते हैं किसी भी स्टेप के ऊपर, तो उनको ये केस फिर से करना पड़ेगा। ट्रायल नहीं किया गया। सबसे बड़ी जो इस केस के अंदर जो कानूनी तकाजा नहीं पूरा किया गया, जो हम समझते हैं कि अदालत अपने अखलाकी और कानूनी दोनों जवाज़ ही खो बैठी है, वो ये है कि इस केस का ट्रायल नहीं किया गया। इस केस का ट्रायल नहीं किया गया। इस केस के अंदर जो गवाह हैं वो पेश नहीं किए गए। इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फाइंडिंग्स का जिक्र जिन फाइंडिंग्स का जिक्र इस जजमेंट में है, उन फाइंडिंग का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश अदालत में नहीं किया गया। जब वो सारी चीज़ें अदालत में पेश नहीं की गई, जिसके बाद अदालत ने या जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये सोचा कि हम इस केस के अंदर इनको फंसा कैसे सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने फैब्रिकेटेड यासीन मलिक साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है उसको इस जजमेंट के अंदर ऐड किया। यासीन मलिक साहब का जो बयान था वो कोट एंड कोट ये था, आज़ादी मेरा हक है, अगर आज़ादी मांगना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूँगा। शायद उनके इस स्टेटमेंट को अदालत ने ट्विस्ट किया और ये कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे जो भी मामला या आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं उनके इस बयान को उन्होंने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके ऐड किया और ऐड करके इसको फ़र्क करवा दिया। अब हो क्या सकता है कि यासीन मलिक साहब के पास अगर NIA की कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अंदर उन्होंने ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि इनको अपील का राइट है। जहाँ तक हमें मालूम है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि यासीन मलिक साहब के इस जजमेंट को वो CRPC के आर्टिकल 412 412 के साथ मुंसलिक करने की कोशिश करेंगे। CRPC का आर्टिकल 412 इंडिया और पाकिस्तान में सेम है। उसके मुताबिक ये है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट के अंदर अगर किसी को सज़ा होती है तो उस बंदे के पास राइट टू अपील ख़त्म हो जाता है। राइट टू अपील हमेशा ट्रायल में होता है, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट पे होता है, अनटिल अनलेस कि किसी भी स्टेट किसी भी जगह के ऊपर वो बंदा बजाते खुद कहे कि जी मैंने जो स्टेटमेंट मेरी जो रिकॉर्ड की गई थी वो मैंने किसी प्रेशर में रिकॉर्ड की थी या मेरे साथ ज़बरदस्ती ये रिकॉर्ड करवाया गया था।
लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, मुल्क गैर, मुल्क भारत, कोर्ट भारत की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ भारत की, जजेस भारत के, तो कौन है जो इस चीज़ का फ़ैसला करेगा कि जो उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो असल है या गलत है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा किरदार अदा करना बनता है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का बनता है, यूनाइटेड नेशंस का बनता है कि वो इस चीज़ को देखें। और यासीन मलिक साहब ने जो 40 साला उनकी जो 40-45 साला जो उनकी कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद है, उनको फल ये मिल रहा है कि भारत ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। पूरा पाकिस्तान यासीन मलिक साहब के साथ खड़ा है। हम दिल से दुआ करते हैं कि ये जो फैब्रिकेटेड किस्म का केस बना के जो फैब्रिकेटेड किस्म की जजमेंट जो है वो दी गई है, और जो जजेस को मोदी सरकार की तरफ से जो एक ऑर्डर दिया गया उन्होंने उसी को फॉलो किया, NIA ने वही किया जो गवर्नमेंट ने उनको कहा। तो हम ये इंतज़ार करेंगे कि कब भारत अपने अखलाकी और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इस केस को ट्रायल करेगा, और ट्रायल करने के बाद जो हक़ाइक़ हैं उन तक पहुँचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।